हेलो फ्रेंड्स, होप यू आर डूइंग वेल एंड हाई इन योर स्पिरिट्स। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के इवोल्यूशन के सीरीज़ में आज हम इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861 डिस्कस कर रहे हैं। 1861 यानी 1861। इस समय का नाम लेते ही आपके दिमाग में एक और एपिसोड आया होगा 1857 का, रिवॉल्ट। तो इस डिस्कशन को हम 1857 के बैकड्रॉप में देखेंगे। 1857 का रिवॉल्ट होता है। ब्रिटिशर्स को रियलाइज़ होता है कि अब जो जैसा चल रहा है वैसा नहीं चलेगा। एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट आता है। एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट इंडिया के लिए 1858 में, जहाँ पे कंपनी को अबोलिश किया जाता है एंड क्राउन डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन का। इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद 1861 आते आते क्राउन को ये रियलाइज़ होता है, ब्रिटिशर्स को ये रियलाइज़ होता है कि सिर्फ डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लेने से काम नहीं चलेगा। इंडियंस को उनके ही एडमिनिस्ट्रेशन में एसोसिएट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इंडियंस को, अगर ब्रिटिशर्स को यहाँ पे रूल करना है, ब्रिटिश क्राउन को रूल करना है, तो इस रूल को फैसिलिटेट करने के लिए इंडियंस को एडमिनिस्ट्रेशन में इंक्लूड करना पड़ेगा, एसोसिएट करना पड़ेगा एडमिनिस्ट्रेशन में। और यहाँ से आता है फिर पॉलिसी ऑफ एसोसिएशन। क्लियर है ये? और इस पॉलिसी ऑफ एसोसिएशन के परसुएंस में ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है 3 एक्ट्स इनैक्ट करती है, जिसमें से पहला है इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861, जो हम अभी पढ़ेंगे। इसके बाद इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1892 एंड 1909। ये 3 एक्ट्स जो हैं ये पॉलिसी ऑफ एसोसिएशन के ही परसुएंस में इनैक्ट किए गए हैं। सो आज का हमारा टॉपिक है इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1869। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। होप बैकड्रॉप क्लियर है। ओके, सो हमने बैकग्राउंड डिस्कस कर लिया, हम डायरेक्ट फीचर्स पे जाएंगे। कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स किए गए। पहला तो कि पॉलिसी ऑफ एसोसिएशंस, इंडियन को एसोसिएट करना है तो उसके लिए फीचर्स होगा। इससे पहले हमने जब 1858 का एक्ट देखा था, वहाँ पे देखा था कि वायसराय को रिप्रेजेंटेटिव बनाया गया है क्राउन के लिए, तो कुछ वायसराय को पावर्स दिए गए होंगे, राइट। और साथ में कुछ लेजिस्लेशन से, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कुछ चीज़ें होंगी, उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पॉलिसी ऑफ एसोसिएशन यानी इंडियंस को कैसे एसोसिएट किया जा रहा है, इंक्लूड किया जा रहा है एडमिनिस्ट्रेशन में, उससे हम स्टार्ट करेंगे। सो इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861 का पहला फीचर ये है कि यहाँ से रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस की शुरुआत होती है। किसकी शुरुआत होती है? रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन की शुरुआत होती है, जिसमें इंडियंस को लॉ मेकिंग प्रोसेस में एसोसिएट किया जाता है। क्लियर है ये? पहला फीचर, रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन की शुरुआत होती है, इंडियंस को लॉ मेकिंग प्रोसेस में रिप्रेजेंट किया जाता है। अब ये कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा? तो ये इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861 से ये फीचर बनाया गया कि जो वायसराय हैं वो कुछ इंडियंस को नॉमिनेट करेंगे अपने लेजिस्लेटिव काउंसिल में। क्लियर है ये? वायसराय क्या करेंगे? कुछ इंडियंस को नॉमिनेट करेंगे। सो इस प्रोविज़न के अंदर पहली बार 1862 में, उस समय के वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग, उन्होंने 3 इंडियंस को नॉमिनेट किया अपने लेजिस्लेटिव काउंसिल में, और यहाँ से पॉलिसी ऑफ एसोसिएशन या फिर रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन की शुरुआत हो गई। और ये 3 इंडियंस कौन कौन थे? राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव। क्लियर है ये? होपफुली ये क्लियर होगा। अगर नेक्स्ट टाइम से आप कमेंट में बताएंगे तो आई विल रिपीट दिस फैक्ट्स सो दैट ये आपके माइंड में स्टैब्लिश हो जाए। ओके, सो ये पहला रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन की बात हो गई। दूसरा, माय डियर फ्रेंड्स, हमने जब देखा था 1774 के रेगुलेटिंग एक्ट से जो सेंट्रलाइजेशन की जो टेंडेंसी थी वो स्टार्ट हुई थी, और 1833 आते आते सेंट्रलाइजेशन क्लाइमेक्स पे पहुंच गया था। और क्लाइमेक्स पे पहुंचने का मतलब ये हुआ था, इंतहा ये हो गई थी कि उस समय के जो बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसीज के जो गवर्नर्स थे उनको सबॉर्डिनेट कर दिया गया था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के।
क्लियर है। सो सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी 1774 के रेगुलेटिंग एक्ट से स्टार्ट होती है, 1833 में क्लाइमेक्स पे पहुंचती है, 1857 का रिवॉल्ट होता है, 1858 में गुड गवर्नमेंट के लिए एक्ट आता है, 1861 आते आते ब्रिटिश क्राउन को रियलाइज़ होता है कि क्लाइमेक्स तो ठीक है बट ये चल नहीं पाएगा, तो डिसेंट्रलाइजेशन करना पड़ेगा। सो यहाँ से इनिशिएशन होता है डिसेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस का, जो हमने अभी डिस्कस किया कि बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसीज के गवर्नर्स के लेजिस्लेटिव पावर्स ले लिए गए थे और उनको सबऑर्डिनेट कर दिया गया था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के अंदर। तो यहाँ पे 1861 के एक्ट में आपके जो बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसीज के गवर्नर्स हैं उनके लेजिस्लेटिव पावर को रीस्टोर किया जाता है और यहाँ से प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट होता है। और यहाँ से जो ये प्रोसेस स्टार्ट होता है इसका क्लाइमेक्स आप देखेंगे जब 1937 आते आते एक तरह से कंप्लीट इंटरनल ऑटोनॉमी दे दी जाती है प्रोविंसेस को। क्लियर है पूरा डिसेंट्रलाइजेशन का। डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स क्या कि आपके पास एक लेवल तक ऑटोनॉमी है। तो ये जो डिसेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है 1861 से, ये आपके 1937 तक आते आते कंप्लीट इंटरनल ऑटोनॉमी में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर है ये? ओके। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट फीचर है कि इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861 के अंदर कुछ नए लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का इस्टेब्लिशमेंट होता है। जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लेजिस्लेटिव काउंसिल्स थे उनके पावर रिस्टोर किए जाते हैं एंड एट द सेम टाइम कुछ नए लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का इस्टेब्लिशमेंट होता है। कौन कौन है ये लेजिस्लेटिव काउंसिल? बंगाल, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस एंड पंजाब। तो ये प्रोवाइड किया जाता है इस एक्ट के द्वारा कि इन तीनों प्रोविंसेस में नए लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनेंगे जो कि अलग अलग समय पे बनते हैं। जैसे बंगाल में 1862 में ही बन जाता है, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस में 1886 में बनता है एंड पंजाब आते आते 97 में बनता है। बट ये 97 में बन तो रहा है 1897 में, बट एक्ट किस एक्ट के अंदर बन रहा है? इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861। सो दिस इज द अनदर फीचर, आपको होपफुली ये सेंस बन रहा होगा। नाउ कमिंग टू द पावर्स गिवन टू वायसराय। माय डियर फ्रेंड्स, एक तो हमने देख लिया कि पॉलिसी ऑफ एसोसिएशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। नाउ वी आर कमिंग टू वायसराय से रिलेटेड क्या क्या प्रोविजंस किए गए हम ये देखेंगे। सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट बात ये दी गई कि वायसराय के पास ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर दी गई। वायसराय के पास ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर दी गई कि वायसराय जो है इमरजेंसी के टाइम में ऑर्डिनेंस मेक कर सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखना है, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि वायसराय तब के वायसराय को अभी के प्रेसिडेंट से हम रिलेट कर सकते हैं, बट एक कैविएट है यहाँ पे। अगर अभी हम बात करें तो इंडियन प्रेसिडेंट के पास ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर तो है, बट दैट इज़ नॉट अ डिस्क्रिशनरी पावर, दैट इज सब्जेक्ट टू एड एन एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। बट यहाँ पे जो वायसराय को 1861 में जो वायसराय को ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर दी गई है वो बताया गया था कि दैट यू डू नॉट हैव टू आस्क टू योर काउंसिल, यानी ये ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर जो है ये विदाउट कंकरेंस ऑफ हिज लेजिस्लेटिव काउंसिल। अगर वायसराय की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है ये एग्री नहीं करती है तब भी वायसराय के पास पावर था कि वो ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट कर सकता था। तो तब के वायसराय के पास डिस्क्रिशनरी पावर था और अभी इंडियन प्रेसिडेंट के पास जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है ये क्या है? दिस इज नॉट अ डिस्क्रिशनरी पावर, दिस इज अ रूटीन पावर एक्सरसाइज बाय इंडियन प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। सो एक इम्पॉर्टेंट फीचर आपको क्लियर हुआ होगा। नाउ कम टू अनदर प्रोविजन रिलेटेड टू वायसराय ओनली। वायसराय को एक और पावर्स दी गई। वायसराय को पावर दी गई कि वो रूल्स एंड ऑर्डर्स बना सकता है। किसके लिए? फॉर मोर कन्वीनियंट ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस टू दिस काउंसिल। बिजनेस का स्पेलिंग में एरर है, प्लीज़ अवॉइड इट। सो इस प्रोविज़न को अगर आप इंडियन प्रेसिडेंट के करेंट प्रोविज़न से आप पढ़ेंगे, आर्टिकल में कमेंट में डाल दूंगी, इंडियन प्रेसिडेंट के अगर आप जनरल प्रोविजंस पढ़ते हैं तो इंडियन प्रेसिडेंट के पास पावर है। द इंडियन प्रेसिडेंट कैन मेक रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर द मोर कन्वीनियंट ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस ऑफ द काउंसिल। क्लियर है? तो आप बहुत सारे प्रोविजंस जो है आपको रिलेट कर सकते हैं।
मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, पोर्टफोलियो सिस्टम से रिलेटेड है। सो इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861 इट रिकॉग्नाइज द पोर्टफोलियो सिस्टम। माय डियर फ्रेंड्स, दो चीज़ें हैं, एक तो रिकॉग्निशन होता है और एक इंट्रोडक्शन होता है। तो पोर्टफोलियो सिस्टम का इंट्रोडक्शन 1859 में ही हो गया था, लॉर्ड कैनिंग ने किया था। बट इसको इंस्टीट्यूशनल रिकॉग्निशन जो है पोर्टफोलियो सिस्टम को 1861 के एक्ट के द्वारा दिया जाता है। और इसका भी अभी के एडमिनिस्ट्रेशन में आप रिलीवेंस दे सकते हैं। बेसिकली पोर्टफोलियो सिस्टम का क्या होता है, जहाँ पे आप पोर्टफोलियो सिस्टम का मतलब है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं उनमें से किसी एक अलग अलग मेंबर्स को अलग अलग डिपार्टमेंट्स का इंचार्ज बना दिया जाता है और वो उस डिपार्टमेंट के सभी मसलों से रिलेटेड डिसीजन लेने के लिए फाइनल अथॉरिटी होते हैं। वो उन मसलों पे डिसीजन ले सकते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ काउंसिल। सो आज जो आप देखते हैं डिफरेंट मिनिस्टर्स देखते हैं, लाइक होम मिनिस्टर एंड फिनांस मिनिस्टर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो ये आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन आज आप देखते हैं, ये आपका उसका रूट आप ट्रेस कर सकते हैं 1859 में, जहाँ पे पोर्टफोलियो इंट्रोड्यूस हुआ था। और इसको स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन या फिर इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया था 1861 के एक्ट के अंदर, जहाँ पे वायसराय के मेंबर का वायसराय का जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसके मेंबर कोई उसके किसी भी मेंबर को एक या एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट्स का इंचार्ज बनाते हैं। और वो ऑथोराइज होता है कि फाइनल ऑर्डर उस डिपार्टमेंट के सारे मसलों के रिलेटेड वो फाइनल ऑर्डर इशू कर सकता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, इंडियन काउंसिल्स एक्ट में इतना ही है, इतना ही इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है। रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन समराइज कर देती हूँ। रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस पॉलिसी ऑफ एसोसिएशन की शुरुआत होती है। सेकेंड है डिसेंट्रलाइजेशन, यहाँ से स्टार्ट होता है। थर्डली नए लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनती है। फोर्थली वायसराय को ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर दिया जाता है, जो कि डिस्क्रिशनरी होता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। वायसराय को ये भी ऑथोराइज किया जाता है कि ही कैन मेक रूल्स एंड ऑर्डर्स फॉर द कन्वीनियंट ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस। एंड लास्टली पोर्टफोलियो सिस्टम को रिकॉग्निशन दिया जाता है, जिसका इंट्रोडक्शन 1859 में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा किया जा चुका था। सो आज के डिस्कशन में इतना ही। विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।